चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले भाई हम चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। चश्मा पर कोई कमेंट नहीं करना, हम अपने आंख की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं आंखें के बारे में, इसलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th का अध्याय 10 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इस चैप्टर को न प्यारे बच्चों बिल्कुल रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक एक पॉइंट को ना यार कंसेप्ट के साथ समझेंगे, और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर यहां समझ में ना आएगा ना तो कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आइए ना स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एंजॉय से, ठीक है, खूब मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे एक चीज ये क्लियर कर दूं कि तू लोग कहेगा, तू लोग तो है बदमाश, कहेगा है सर जी पगला गए हैं का, ये अध्याय 10 कैसे हो गया, ये अध्याय 10 कैसे हो गया, ये तो अध्याय 11 में है ना। रे भैया नई वाली बुक में ये अध्याय 10 में शिफ्ट हो गया है, आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो ये अध्याय 11 में होंगे। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो भाई अध्याय 11 रहेगा, और नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये अध्याय 10 रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पुरानी वाली से पढ़ो चाहे नई वाली से पढ़ो, पढ़ना तो है भैया यही मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। चलिए भैया शुरू करें। शुरू करने से पहले बहुत लड़का से बदमाशी करता रहता है कि सर हमें नोट्स कैसे मिलेगा। तो रे भैया हम आपको बता चुके हैं कि मेरा नंबर है, क्या नंबर है नंबर देवे दही ना यार, इसे बदमाशी करता है यार, एकदम भंडूले कर देता है। नंबर देने दो, हाँ नंबर यह तो नंबर है कि 85 81 80 29 29 ई नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करना, कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो वहां पे हमारी टीम बात कर लेगी, और आपसे टोटल कितना 251 रुपया लिया जाता है पूरी साल का, जिसमें पीछे जो भी पढ़ाई हुआ है और आगे जो भी पढ़ाई होगा साल भर वो सारा PDF आपको दे दिया जाता है प्यारे बच्चों। और खुशी की बात तो यह है कि इसमें प्राइज भी रखा गया कि हमारे ग्रुप से जो ज्यादा नंबर लाएगा प्रथम 5 बच्चा उसको 10-10 हजार रुपया क्या होगा भाई मिलेगा, 10-10 हजार रुपया मिलेगा। सही लिख दिया ना 10 हजार, हाँ ठीक है। तो 10-10 हजार रुपया मिलेगा प्रथम 5 बच्चे को। तो खुशी इस बात की है ना, तो जल्दी से जुड़ जाओ यार। तो जुड़े या ना जुड़ो हमारा उसे क्या मतलब है, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र है, नेत्र आंख सब देख रहे हैं ना, ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाप रे बारे चश्मा लगाने देना रे, हाँ। तो ई आप देख रहे हैं का है, हेलो, हाँ। तो ई का है भाई, तो ई भाई हमारे पास है मानव नेत्र का चित्र, हमारे आंख का। अब तू लोग कहेगा सर आंख ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो रे भैया ये तो खाली ऊपरी पार्ट ना दिख रहा है, ऊपर वाला है, देख ले ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये अंदर तक है पूरा, है ना, अंदर। इसको निकाल करके देखेगा तब ना, निकालने जाए आंख बह जाएगा तो देगा है, तो नहीं निकालेंगे। तो ये पूरा आंख का ही क्या है पार्ट है। हम सबके बारे में यानी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और रापची के स्टाइल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भैया यहां पे क्या दिया गया भाई, मानव नेत्र। मानव नेत्र किसे कहते हैं भैया, है ना। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये भाई मानव नेत्र जो है ना अत्यंत मूल्यवान है ना, अत्यंत मूल्यवान है। और ये मुझे क्या करता है, अद्भुत संसार को देखने के लिए मदद प्रदान करता है। जैसे कि हमने लिखा कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां है, और यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है, ठीक है। चारों ओर की मतलब उजर की फराक वाली, पियर की फराक वाली, सबको देखने के हमें योग्य बनाता है, समझ रहे हैं। अब समझते हैं भैया, कहता कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां है। अरे भैया ज्ञानेंद्रियां होता क्या है, ज्ञानेंद्रियां होता क्या है तो बताओ, है रे भैया हम आपको बता चुके हैं फिजिक्स के पहले चरण, फिजिक्स नहीं बायोलॉजी में बताए थे ज्ञानेंद्रिया। अब यहां पे पढ़ लो ज्ञानेंद्रिया का। देखो आंख है ये ज्ञानेंद्रिया जिसे हम देखने का काम करते हैं, जीभ है ये भी ज्ञानेंद्रिया है जिसे हम क्या स्वाद का पता करते हैं, ठीक है। कान है ये भी ज्ञानेंद्रिया जिसे हम सुनते हैं, नाक है ये नाक से क्या करते हैं सूंघने का काम करते हैं, ये भी ज्ञानेंद्रिया है। त्वचा है कि कोई चीज स्पर्श छू लिया तो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 ज्ञानेंद्रिया है। अब आप कहोगे सर 5 ज्ञानेंद्रिया हैं तो सबसे ज्यादा मूल्यवान जो है आप ये आंखें को क्यों दे रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा मूल्यवान जो है आप आंखें को क्यों दे रहे हैं, तो समझाने के लिए बहुत सारे आजकल के लड़के से बदमाश है, कहता कि एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, अपने से थोड़ी ना क्लियर करेगा। तो एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। तो सबसे ज्यादा मूल्यवान काहे है भैया हम आपको समझाते हैं। बुआ तू इधर आ जा, बुआ नहीं है मतलब बोतल है।
तो काहे मूल्यवान है, तो अब हम आपको बता देते हैं। अरे भैया मान लो कि, क्योंकि आप अभी तो सब जानते हैं कि दोस्त तनी अच्छो होता है, कुछ कुछ दोस्त कमीनो होता है। अब मान लीजिए कि तोरा आंख पर पट्टी बांध दिया, क्या बांध दिया, पट्टी, पट्टी पट्टी बांधने के बाद अब तुमको कहेगा कि दोस्त रे तोरा आम ल लियो है, क्या लाए हैं भाई, आम लाए हैं। तो कहेगा कि ठीक है खिला। अब तुमको खिला दिया, अब खिला लिया, ठीक है खा लिया। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आ गया कि साला ये दोस्त तब तक कमीना होता है, का पता कहीं नाली में डुबा करके आम दे दिया हो, है ना। मान लेते हैं कि नाली में डुबा करके तोरा आम दे दिया है, और कैसा आंख पर तो पट्टी बांधा हुआ है, तू तो देखेगा नहीं। अब कैसन आम खिलाया, सड़ल आम था कि कहाँ से ला करके आम उठा करके दिया पता नहीं। अब तोरा मन में खुजली होगा, न रे भाई अब देखबो, तब तक तभी यकीन करबो, कहेगा ना, तो भाई संतुष्टि नहीं ना मिलेगा। इसीलिए आंख क्या करता है भाई कि आंख जो होता है ना, आंख अगर कोई चीज हम देख लेते तो हमको संतुष्टि मिल जाता है, इसीलिए इसे क्या माना गया भाई, मूल्यवान माना गया। अभी भी नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं। रे भैया मान लेते हैं हमरे ऊपर चल, अब हमारा कोई दोस्त सब ले गया क्लब में या पब में जहां भी, अब आंख पर पट्टी बांध दिया, कहे ए पंकज, ए देख ले बाप रे बाप लड़की सब ए मिनी स्कर्ट वाली सब है, अब बहुत ए सेंट है, एगो तो सिगरेट पिए है, एगो सिगरेट पी रही। अब कहेगा बाप रे बाप कितने सुंदर सुंदर लड़की सब आया हुआ, अब हमरो मन में देखने का इच्छा होगा। मान लेते हैं कि हमारे ज्ञान इंद्रिय हाथ है, आ दोस्त कह रहे कनका छू न ले, चल ए लड़की के हम छू लिए। अब छूने के बाद इच्छा जगा, अरे भैया हम छू तो लिए लेकिन अब देखने का मन कर रहा है, हमरा संतुष्टि तभी मिलेगा जब तक नहीं देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पट्टी हटाएंगे, देंगे, अरे बाप रे बाप इधर रसियन है रे, हाँ विदेशी लगे है ना, तो ई कहेंगे, तो मतलब देखेंगे तभी संतुष्टि मिलेगा। इसीलिए आंख को क्या किया गया भाई, तो मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय माना गया भाई। तो ये आपने समझा भाई क्यों माना गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक, तो ये चीज हम क्लियर कर लिया। अब ओकरा बाद हम क्या करते हैं भैया, ये जो आंख है ना, आंख सबसे आंख के ऊपरी भाग यानी ऊपरी भाग जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आंख के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं भैया कॉर्निया। ई जो देख रहा है ना, ई वाला पार्ट, यही हमारे पास सबसे ऊपरी भाग है, इसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे भैया। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कॉर्निया जो होता है ना, आंख, ये जो आंख देख रहा है, आपको कहीं कॉर्निया दिख रहा है, आपको देखिए सर जी कॉर्निया कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्निया नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जो होता है ना भाई, ये अपारदर्शी होता है, नहीं सॉरी पारदर्शी होता है, इसके अंदर प्रकाश चला जाता है, ठीक है, ये पारदर्शी होता है, ठीक है। अब कहो कि पारदर्शी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कॉर्निया के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो देखो भैया यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि आंख के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं भाई, कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया तोरा सबके लौकवे नहीं कर रहा है, तो कॉर्निया क्या होता है भाई, इसके ऊपर बिल्कुल जो होता है ना एक पारदर्शी झिल्ली होता है, झिल्ली इस पर चिपकाया रहता है, जैसे मोबाइल है ना, ये क्या है भाई, मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा देगा, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड अगर बढ़िया से फिट कर देगा तो तोरा लौकेगा स्क्रीन गार्ड यहाँ पे है, तोरा लौकेगा नहीं ना लगेगा भाई इस पर कि स्क्रीन गार्ड चिपकाएगा। अगर खूब बढ़िया से चिपका दिया गया, दूर से कहेगा देखता स्क्रीन गार्ड लगा, तो कहेगा नहीं। उसी तरीके से आंख पर क्या स्क्रीन गार्ड की तरह कॉर्निया जो पार्ट है वो झिल्ली ये चिपका दिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है भाई कि वो झिल्ली घिस जाता है या खराब हो जाता है, तो वही झिल्ली जो होता है वो कॉर्निया कभी कभी खराब हो जाता, धुंधला हो जाता, तो उसको हटा दिया जाता है, यानी नेत्रदान में वही कॉर्निया हटाते हैं। ठीक उसी तरीके जैसे कि अब हम मोबाइल चला रहे हैं, चलाते चलाते मान लो कि टेम्पर ये स्क्रीन गार्ड जो है वो फूट गया, घिस गया, तो ये हम टेम्पर हटा करके नया लगा देंगे, मोबाइल वाला थोड़ी ना बदलेंगे। उसी तरीके से आंख में क्या होता है भाई, ऊपर से कॉर्निया चिपकाया रहता है, ठीक है, वो झिल्ली रहता है वो चिपकाया रहता है, ठीक है। वो कभी खराब हो जाता है तो बस वो हटा देते हैं, फिर दूसरा लगा लेते हैं, वो हम समझा देंगे भाई, यहाँ पे समझ लो। जैसे कि देखो ये कॉर्निया, आंख के ऊपरी भाग को कॉर्निया कहते हैं ना, देखो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कह लो, या आंख का क्या है भाई, सबसे ऊपरी भाग होता है और यह पारदर्शी होता है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। हमारी
हमारी आंखों में स्किन गार्ड की तरह लगा हुआ है, ठीक है, काम करता है। जैसे ये कॉर्निया देखो इस इमेज में, ठीक है, तो नीचे जो है ना वो आंख है, हम लोगों का आंख है, और ऊपर से देखो दिखाई देगा, देखो ये कॉर्निया, ये कॉर्निया है, ऊपर से झिल्ली लगा हुआ है, देखो ये पूर्ण रूप से झिल्ली लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जब खराब हो जाता है मशीन के द्वारा, देखो वो एगो हटा दिया, ऊपर से एगो चिपका देगा, देखिए ये आया चिपक गया, ठीक है। इस तरीके से रहता है हमारे आंख के ऊपर झिल्ली, जो इस इमेज में हमने आपको समझा दिया। समझ में आई बात? ना समझ में आना तो कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है, ना बदमाशी ना करना, समझ में आ जाएगा ना तो करना कि सर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपने समझा। तो नेत्रदान में इसी भाग को निकाला जाता है भाई, नेत्रदान जब हम करते हैं तो इसी भाग को निकाला जाता है, किसको? कॉर्निया को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तरह से पूछ देंगे, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग निकाला जाता है? कहना कॉर्निया को सर जी, कॉर्निया को, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके, कॉर्निया को ही हम क्या कहते हैं? स्वच्छमंडल कहते हैं। अब प्रकाश को आंख में कॉर्निया भेजता है, जैसे ही देखो ये सब लाइट है, प्रकाश है यहाँ पे, ठीक है। तो आंख के ऊपरी भाग ये जो देख रहे हैं वो कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को भेजता है, किस में? आंख में भेजता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि प्रकाश को आंख में कॉर्निया भेजता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश को आंख में कौन भेजता है? तो कॉर्निया भेजता है। ये आपने क्लियर किया? हाँ भाई क्लियर किया। आपकी एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे हम कुछ बता दिए हैं, आप बुक जब पढ़ेंगे तो लिखा होगा सब एनसीईआरटी, इस बात को ध्यान रखना कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। वही बात है, आपका बुक हम थोड़ा सा लगा दिए हैं कि आप देख लेना, ठीक है। आपके वही चित्र 10.1 में दर्शाया गया, ठीक है। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, यानी जो भी प्रकाश है इस पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है, यानी आंख में प्रवेश करता है, और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ये आपने समझ लिया? हाँ भाई आपने समझ लिया। तो आपने ये चीज तो क्लियर कर लिया भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आंख के जो अगला पार्ट था भाई कॉर्निया, जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्लियर कर लिया। अब हमारी आंख में काका दिख रहा है, जैसे कि सफेद भाग दिख रहा है, यानी श्वेत पटल दिख रहा है, आपको आइरिस नजर आता होगा, और उसके बाद प्यूपिल नजर आता होगा, जो काला वाला भाग है ना, पुतली नजर आता होगा। सब कुछ आंख की मदद से हम आपको समझा देते हैं भैया क्या क्या। जैसे कि यहाँ पे देखो, समझेंगे, आपको ये आंख दिख रहा है तो ये देखो चित्र लगा ली है ना ये आंख का। अब इसमें समझो प्यारे बच्चों, देखो ये जो हमारे पास सफेद भाग है, यहाँ पे सफेद भाग को कहते हैं क्या? एस्क्लेरा बोलते हैं, यानी श्वेत पटल बोलते हैं। हमारा देख आंख में व्हाइट, इधर देख व्हाइट वाला भाग देख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जिसे एस्क्लेरा कहते हैं। अब देखो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम आइरिस बोले तो परितारिका बोलते हैं। ये परितारिका क्या होता है? सबका अलग अलग कलर होता है। हम अपना अभी तक नहीं देखे, आईना में देख लेते हैं हमारा किस भाग का। अच्छा, काला कलर का है हमारा आइरिस, क्या काला कलर के पूरा देख रहे हो? ये जो आइरिस है ये वाला भाग, ये काला कलर का है हमार। ये 3 तरह के होते हैं आइरिस। क्या होते हैं? 3 तरह के। एक ब्राउन होते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये जो आइरिस होते हैं ना बाबू, वो 3 तरह के होते हैं। का ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं। ब्लू जो है ना ऐश्वर्या राय जी का है, ठीक है, ब्लू जो है ऐश्वर्या राय जी का है। तो आपने ये समझा। तो ये किसी किसी का काला वाला भाग होता है। क्या होता है? काला वाला भाग होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूं, 3 तरह के जो होते हैं। देखो ये, देखो ये काला वाला भाग है ना, और किसी का ये देखो ये वाला हमने, ये ब्राउन है, उसके बाद देखो ये नीला है प्यारे बच्चों। तो काला वाला भाग में देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या पुतली है, यहाँ जैसे इस तरीके से पुतली है, और ये हमारे पास क्या आइरिस बोले तो परितारिका है, ठीक है। तो ये आपने समझा, तो वो भी हम आप यहाँ पे बता दिए, तीनों चीज हमने दर्शा दिया था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्या है हमारे पास? तो आइरिस है बोले तो परितारिका है, और बीच वाला पोर्शन जो देख रहे हैं काला कलर के, क्या है? तो एस्क्लेरा है, यानी सॉरी क्या है? पुतली है, यानी प्यूपिल है, ठीक है। और सफेद वाला भाग क्या है हमारे पास? श्वेत पटल है। तो ये तीनों चीज को आपने देखा, तीनों चीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, बारी बारी से। अब यहां पे जानते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे ये क्लियर कर लेते हैं कि आंख का व्यास कितना होता है प्यारे बच्चों। जैसे कि अच्छा, श्वेत पटल आप कहेंगे सर कहां से कहां तक होता है, ये बता दीजिए, है ना। ये जो श्वेत पटल बोले तो एस्क्लेरा जो बोलते हैं, ये कहां से कहां तक होता है? जैसे ये देख रहे हैं ना आंख, ये पूरा अगर भाग निकालेंगे ना तो श्वेत पटल नजर आएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, जैसे ये देख लो, ये हमारे पास देखो वो व्हाइट वाला अगर पूरा आंख से निकालेंगे ना तो कुछ इस तरीके से निकलेगा प्यारे बच्चों। देख रहे हो मूव कर रहा है, देख रहे हैं ना, है ना। वो वाला पार्ट है, जब आप इसको निकालेंगे तब तो हम निकालेंगे क्या? अनरा जाएंगे, खराब उराब हो जाएगा तो तू कभी करेगा, है ना। तो ये देख लिया, है ना। ओके, श्वेत पटल को अब हम प्यारे बच्चों, श्वेत पटल तो समझ लिए कि क्या होता है, पूरा आंख से निकालोगे तो, है ना। अब ये क्लियर हो गया भाई। अब समझते हैं ये जो हमारे पास है आइरिस, आइरिस तो समझ गए कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं, मैंने बता दिया, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन।
क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आइरिस में एक चीज हम देखेंगे, क्या चीज देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आइरिस का कुछ जानकारी और है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आइरिस बोले तो परितारिका, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए, परितारिका यानी आइरिस, यह जो है ना भाई, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, जैसे हमारे आ रहा है ना प्रकाश, तो इस मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बोले तो कंट्रोल करता है ना, क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है। जैसे ही तेज प्रकाश में जाएंगे ना, तो ये वाला पार्ट यानी परितारिका जो देख रही है, ये वाला पार्ट है ना, परितारिका बोली तो आइरिस, ये सिकुड़ जाता है। तेज प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, जब आंख पर ज्यादा लाइट उट लगता है ना, धूप में ज्यादा जाओगे तो बहुते का देखना कि आंखिया पते नहीं चलता, कहेगा ये एक आंख तो बहुत छोट ही रही है ना, उसका आंख पता नहीं चलता रहता धूप में। बहुत बच्चा ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, इसके लिए। तो मैंने लिख दिया अधिक प्रकाश यानी तेज प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, तथा कम प्रकाश में ये क्या होता है, फैल जाता है। कम प्रकाश में क्या होता है भाई, ये फैल जाता है। तो जब वो अंधेरा में जाएगा तो उसका लगेगा कि हाँ आँखिया तनका वर है ना, वो दिखाई देने लगेगा क्लियर से। तो कम प्रकाश में क्या होता है प्यारे बच्चों, फैल जाता है। अब याद रखना, मान लो कि अब जैसे ही धूप से आए, तेज प्रकाश है, धूप में ऑटोमेटिक घर में घुस गए। अब घर में घुसे तो अंधेरा ले बलैया के, कुछ तो दिखिए नहीं रहा है। तो भाई दिखेगा क्लियर कब, कम से कम 2-3 मिनट के बाद क्लियर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास जो है भाई आइरिस बोले तो परितारिका जो है ना, अंधेरा में वो कम से कम 2-3 मिनट लेता है फैलने के लिए। जब पूर्ण रूप से फैल जाएगा तो अब क्लियर दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, लाई लाई कन का पी लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो पी लेते हैं, है ना, यानी पी लेते, बोलते बोलते थक गए हैं। ओके, तो ये आपने समझ लिया। ओके, तो अगर कोई पूछे कि आइरिस बोले तो परितारिका तेज प्रकाश में क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, और कम प्रकाश में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फैल जाता है। तो जब कभी आप छत पे रहिएगा, कहीं पे रहिएगा, तेज प्रकाश में घूमते घूमते आंधे घर में डायरेक्ट घुस जाइएगा, और घुसने के बाद कुछ दिखाई नहीं देगा, लौकबे नहीं करेगा ना, क्योंकि भाई ये जो हमारे पास परितारिका बोले तो आइरिस कम से कम 2-3 मिनट ले लेता है इसको फैलने में। ठीक है, तो ये क्लियर कर लिए। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास है आंख का जो भाग है आइरिस बोले तो परितारिका, ये जो होता है ना, मुर्गा मुर्गी में देख लेते हैं, है ना भाई। मुर्गी में तो जो है ना हमारे आंख में जैसे आइरिस जिस तरह से वर्क करता है उसी तरीके से मुर्गी में वर्क करता है, लेकिन मुर्गा में नहीं वर्क करता है। तो उसको हम समझ लेते हैं भैया, हाई देखिए, मुर्गा मुर्गी में समझ लेते हैं ना। अब प्यारे बच्चों बढ़िया से समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुर्गी और मानव का आइरिस बोले तो परितारिका एक जैसा वर्क करता है, लेकिन मुर्गा का नहीं करता है। क्या करता है, मुर्गा का नहीं करता है। यहाँ पे पॉइंट हमने लिख दिया कि मुर्गा का आइरिस हमेशा सिकुड़ा ही रहता है। मुर्गा का जो आइरिस होता है ना, ये हमेशा सिकुड़ा ही रहता है। अब आपको पता है ना कि सिकुड़ा रहेगा तो वो केवल तेजी प्रकाश में देख सकता है ना, तो इसीलिए ये तेज प्रकाश में ही सिर्फ देख सकता है। कौन, तो मुर्गा का आइरिस जो होता है ना, हमेशा क्या रहता है भाई, सिकुड़ा ही रहता है। इसीलिए केवल ये तेज प्रकाश में देख सकते हैं, मतलब लाइट में, जब तक दिन है तब तक देखेगा, और रतिया में ही नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने आइरिस बोले तो परितारिका को फैला ही नहीं पाता है। तो इसीलिए ये क्या करता है मुर्गा, जानते हैं, रतिया में चुपचाप कोना में बैठ जाएगा, अब बस टेंशन में रहेगा कि अब तो मुर्गी जो है ना हमारा तो चारा डालबे नहीं करेगी, कोई मुर्गी नहीं पूछेगा। अब रात भर टेंशन में रहता है, कौन, मुर्गा, कि अब तो मुर्गी पूछेगा नहीं, अब तो लगता है हम अंधेरा हो गए, हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। काहे कि वो अंधेरा में जो है ना भाई आइरिस को फैला ही नहीं पाता है, उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि वो फैला पाए। तो रात भर टेंशन में। अब जैसे ही दिन हुआ, अब जैसे रोशनी पड़ा, उसको दिखाई देने लगा, अब वो खुशी से पागल हो गया। अब खुशी से पागल होने के बाद कहता है कुकड़ुकू, हल्ले भैया, मुर्गी देखता है इसको, और मुर्गी कहती है, बौरा गया है कि दिल का दौरा पड़ गया कि रोज ही सुबह सुबह उठता है तो कहता कुकड़ुकू। लेकिन मुर्गी को क्या पता कि मुर्गा रतिया भर मतलब रात भर टेंशन में था, और तब खुशी से उछल के बोला कि कुकड़ुकू। मुर्गी को कुछ पता नहीं था, है ना। तो आपने ये समझ लिया कि भैया मुर्गा और मुर्गी का आइरिस किस तरह से होता है। ठीक है, तो मुर्गी का जो आइरिस होता है बिल्कुल हम लोगों की तरह काम करते हैं, लेकिन मुर्गा का नहीं करता है। समझ में आई बात, हाँ भाई क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई पुतली के बारे में। हमने पुतली के बारे में आपको नहीं बताया। ये देखो,
ये काला वाला भाग जो देख रहे हैं इसी को पुतली कहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आइरिस तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है उसी तरीके से पुतली भी तेज प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना ऐसे बन जाता है कि बता रहे तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, हाँ बोल दें सर जी छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब भाई कम प्रकाश में मतलब अंधेरे में पुतली का आकार क्या हो जाता है, तो फिर बड़ा हो जाता है, यानी जैसा वो रहता है वैसा में रूप में आ जाता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया। अच्छा, पुतली जो होता है ना हमेशा पुतली क्या होता है, ब्लैक होता है। जैसे हमारे आंखों में देखेंगे ना तो पहले एगो बड़का काला सा वाला भाग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले ऊपर से काला वाला भाग दिख रहा है वो हमारे पास क्या आइरिस से बोले तो परितारिका है। क्योंकि आपको पता है कि परितारिका 3 कलर के होते हैं, एगो ब्लैक होता है, एगो ब्राउन होता है, एगो ब्लू होता है। तो हमारा तो भाई ब्लैक है, उसी ब्लैक के अंदर जो है भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पुतली है। समझ रहे हैं ना? तो हमारा तो भाई ब्राउन नहीं है ना ब्लू है ना, ब्लू तो ऐश्वर्या राय जी का है ना, खूब फायदा उठाई हुई अपना, है ना। हमारा तो ब्लैक लगभग सबका होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। तब पुतली परितारिका यानी परितारिका बोले तो आइरिस की ही तरह क्या करता है, यह तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है एवं कम प्रकाश में फैलता है। अब यहां पे जानते हैं कि पुतली क्या करता है, प्रकाश को लेंस में भेजता है। पुतली क्या करता है भाई, पुतली क्या है, प्रकाश को लेंस में भेजता है। और कॉर्निया क्या किया था कि प्रकाश को लेकर के आंख में भेजा था। ठीक है, इसीलिए भाई कई बार जो है ना क्वेश्चन फंस जाता है। प्रकाश को आंख में जो कॉर्निया होता है, देखो प्रकाश में, देखो प्रकाश को आंख में कॉर्निया भेजता है। कॉर्निया क्या करता है, प्रकाश को आंख में भेजता है। लेकिन पुतली क्या करता है, ये प्रकाश को लेंस में भेजता है। लेंस हमारी आंख के पीछे होते हैं, हमारा आंख निकालेगा ना तो इसके पीछे लेंस नजर आएगा, तो उस लेंस के बारे में भी पढ़ेगा भाई। तो ये आपने तीनों समझ लिया कि हम 4 को समझे, कॉर्निया समझे, उसके बाद श्वेत पटल समझे, और वो आइरिस समझे और पुतली समझे। 4 चीज समझ लिए जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट है उसको समझ लिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझ लेते जानवर की आंख के बारे में। तू लोग कहता है ना, अरे बाप रे भाई जानवर की आंख काय चमकता है। रतिया में देखना कि जब टॉर्च बारोगे ना जानवर की आंख तो बड़ा चमकेगा। बचपन में हम सब तो डर जाते हैं, रतिया में एकरा देह पर ना भूत आ जाए अरे चमकई छे, है ना। तो रात के समय में क्या होता है कि जानवर का आंख चमकता रहता है। टॉर्च कभी बार के देखना। क्यों चमकता रहता है भाई? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसके आंख में क्या होता है भाई, टिपिडम लूसिडम पाया जाता है। एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? उसका नाम है टिपिडम लूसिडम, ये पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि जानवरों की आंखों में क्या पाया जाता है, टिपिडम लूसिडम पाया जाता है। जो क्या है, तो जो जिंक से बने होते हैं, यानी टिपिडम लूसिडम में क्या होता है, जिंक पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसी की वजह से क्या जानवरों की आंख रात्रि में क्या होता है भाई, चमकने लगते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। तब तक तुझे लाइक विक मार दो, शेयर वेयर कर दो। हटना। हाँ, ये समझ गए। आगे बढ़ते, जानवर के बारे में समझ लिए। अब आगे समझते हैं किसके बारे में, तो क्रिस्टलीय लेंस के बारे में, है ना। क्योंकि आंख के पीछे लेंस होता है, आंख तो ऊपर हो गया पूरा क्लियर। अब लेंस के बारे में समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, ई पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा, ये जो पूरा देख रहे हैं इसको लेंस बोलते हैं। यहाँ देखिए, क्रिस्टलीय लेंस कह लो या फिर लेंस कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल क्या होता है भाई, उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार करता है। मतलब आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि आँखिया में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो सर जी उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिस्टलीय लेंस या फिर उत्तल लेंस। पहला पॉइंट में लिया कि वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है तो समझ जाना इसमें ये उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, यह प्रकाश को केंद्रित कर मतलब फोकस कर। जैसे आंख में प्रकाश गया तो ये हमारे पास जो क्रिस्टलीय लेंस है बोले तो उत्तल लेंस जो है इसमें पाया जाता है। ये प्रकाश को केंद्रित कर यानी फोकसित करके हमें क्या करता है भाई, और रेटिना तक पहुंचाता है। रेटिना हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेटिना है जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना है या फिर इसको दृष्टि पटल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब फोकसित करके क्या करता है भाई, और रेटिना तक पहुंचाता है। सी में देखा, यहां आंख का सबसे अधिक चमकीला भाग होता है। यहां नहीं, यह आंख का सबसे अधिक चमकीला भाग होता है। कौन? तो भाई लेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ
कि आंख का सबसे चमकीला भाग कौन होता है, तो आपका ना लेंस होता है सर। क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। और आपको पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए थे कि जिसमें चमक होगा तो समझ जाना कि उसका अपवर्तनांक कुछ ना कुछ है। इसका मतलब इसका भी, इस लेंस का भी अपवर्तनांक होगा। तो कितना होगा भाई इस लेंस का अपवर्तनांक, तो आइए देख लेते हैं। 1.4 होता है इसका अपवर्तनांक। कितना होता है भाई, तो 1.4 होता है। क्लियर, ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब क्लियर हो गया, क्रिस्टलीय लेंस के बारे में जान लिए। चलिए भाई अब हम बात करते हैं भाई पक्षमावी पेशिया के बारे में। पक्षमावी पेशिया कौन होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना, यही पक्षमावी पेशिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास पक्षमावी पेशिया है जो लेंस को क्या करता है, पकड़ के रखता है। लेंस को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो ये हमारे पास पक्षमावी पेशिया है, इसी के बारे में हम समझेंगे, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, लेंस को समायोजित क्या करता है, समायोजित या सामंजस्य में काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये जो लेंस है ना, लेंस का मदद कौन करता है, पक्षमावी पेशिया। ये जो सामंजस्य का मतलब यही होता है कि लेंस क्या चाह रहा है उसके प्रति हमें वर्क करना। जैसे कि अब मान लेते हैं इस लेंस को, अब हमरा दूर की वस्तु को देखना है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए इसे आंख फाड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐसे आंख फाड़ेंगे। तो दूर की वस्तु देखने के लिए ऐसे आंख उठाएंगे। जब ऐसे उठाएंगे तो ये पक्षमावी पेशिया क्या करता है भाई, वो लेंस को खींचता है ऊपर के लिए, क्योंकि भाई खींचेगा नहीं तो फिर दिखबे नहीं करेगा वो दूर की वस्तु, है ना। तो इसको खींचता है, जब खींचेगा तो क्या करता है, इसको पतला कर देता है। क्या कर देता है, इसको पतला कर देता है। तो मान लीजिए कोनो दिन खिसिया गया पक्षमावी पेशिया कि लेंस कहेगा हमरा दूर की वस्तु को देखना, आँख खड़ा कर रहा छियो, है ना। अब पक्षमावी आए हम कहीं और बिजी हैं, गर्लफ्रेंड में बिजी, आए हम ना काम कर ले भैया, उस दिन तो देखिए नहीं पाएगा, है ना। तो भाई जब भी हम लोगों को क्या करता है, जब दूर की वस्तु देखना होता है तो भाई पक्षमावी पेशिया करता है, अच्छा अच्छा दूर की वस्तु को देखेगा, ला ये पक्षमावी पेशिया क्या करता है, इसको खींचता है पकड़ के ताकि ये पतला हो जाता है, तब जाके हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं ना करके। अच्छा अच्छा ये कौन है रे, ओ इसने के पप्पा आ रहा है ना, आंख फाड़ के ऐसे करके, समझ रहा है ना, ठीक आके। तो ये समझ गए आप, है ना। तब पक्षमावी पेशिया इसको खींचता है, पतला कर देता है, तब जाके हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस का पतला हो जाना, दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या हो जाता है, लेंस का पतला हो जाना, एवं निकट की वस्तु देखने के लिए लेंस का क्या हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक है, जब निकट की वस्तु देखना है तो बस ये क्या हो जाता है, पक्षमावी पेशिया पास में आ जाता, सिकुड़ जाता है, बस लेंस मोटा हो जाता है, हम नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं। समझ में आई बात, हो भैया, ये समझ में आ गई। आगे बढ़े। अब देखो भाई यहाँ पे हमने लिखा कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कॉपी अवे है, कुछ भी है, मैथ तो लगता है इसमें बनाए हुए हैं। अब मान लीजिए हमें पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 25 कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जाके क्लियर दिखेगा। और ज़्यादा पास लाएंगे लेवल ले जाके दिखबे नहीं करेगा, और ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो दिखबे नहीं करेगा। इसीलिए मनुष्य का या फिर आँख का जो न्यूनतम दूरी है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर है, इसलिए 25 सेंटीमीटर पे हम क्लियर देख पाते हैं। राइट, ये आपने समझ लिया, पक्षमावी पेशिया के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो नेत्रोध के बारे में, है ना। किसके बारे में, नेत्रोध के बारे में, नहीं एक्वस ह्यूमरस के बारे में। चलिए समझ लेते हैं भाई, नेत्रोध क्या होता है। ये हमारे पास नेत्रोध दर्शाया गया है ना। ये सब देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है ना जल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये नमकीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेंस की रक्षा करता है कौन, नेत्रोध। नेत्रोध क्या करता है भाई, लेंस की रक्षा करता है। ये हमारे पास ये जो है ये लेंस है ना। अब इस लेंस को क्या करता है, नेत्र जो है, ये जो नेत्रोध है ना वो रक्षा करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या नमक और जल की मात्रा होते हैं। नेत्रोध में क्या होता है भाई, जल और नमक की मात्रा होती है। जब हम कभी रोते हैं ना, तो भाई आपको पता है कि आंसू जैसे हम रोते रहते हैं, जैसे कि अब कोई लड़की हमरा धोखा दे दी, अब लड़की धोखा दी तो भाई दिलवा में चोट लगता है, कहते हैं ना कि मीठा मीठा दर्द है ना। और जब मीठा मीठा दर्द है तो पता नहीं जब रोते तो नमकीन पानी कहाँ आता है? तो नेत्रोध की वजह से आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, नमक और जल की मात्रा होती है। इसलिए जब कभी रोते रोते क्या होगा, मुहबा में चल जाएगा ना, तो ले भैया वो आपको लगेगा कैसा, नमकीन, ठीक है ना। ओके, तो ये आपने समझ लिया भाई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो समझ गए नेत्रोध के बारे में। अब कचाव द्रव के बारे में समझ लेते, कचाव द्रव, ठीक है।
तो विट्रियस ह्यूमरस के बारे में समझ लेते हैं भाई। तो क्या कहते हैं, यह आंख में लगभग 80% पाया जाता है ना। आंख को गोला आकृति प्रदान यही करता है एवं यह रेटिना की रक्षा करता है। सबसे पहली बात देखिए, जो कचाप द्रव है इस वाले पार्ट में क्या होता है भाई, 80% जो है ना वो जल भरा होता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, आंख जो होता है ना गोल दिखता है ना। क्या दिखता है, गोल दिखता है। अब मान लेते हैं कि वो नहीं होता है, बचपन में जो खेला करते हैं तो तीर धनुष खेला करते थे। हमारे बाजू में वो लड़का था, वो तीर धनुष अब जानबूझ के थोड़ी ना मारा, ले भैया आंखें में फोड़ दिया सीधा। अब आंख में लग गया, अब फूट गया तो समझो कि उसका क्या हुआ, पचक गया। पचकने का मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास क्या हो गया, कचाप द्रव में से पानी जो है ना वो बाहर आ गया, है ना। बाहर आ गया तो आंखवा क्या होता है, धंस जाता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो ले भैया, पानी नहीं रहेगा तो क्या आंखिया धंस जाएगा। इसलिए पानी है तो भाई आराम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्लियर हो रही ना बात। हाँ भाई क्लियर हो रही है। आगे बढ़े, आगे हम जानते हैं भाई। तो ये आप सब कुछ क्लियर कर लिए। ये क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना हमारे पास ये है, इसकी क्या करता है, रक्षा करता है। इसकी क्या करता है भाई, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं, इसकी सुरक्षा में ये काम करता है। तो आपने नेत्र और कचाप द्रव के बारे में समझ लिया। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो कचाप द्रव है ना, और ये जो बोले नेत्रोध है, इन दोनों का अपवर्तनांक, क्योंकि लिक्विड है, क्योंकि आपको पता है कि पानी तो चमकदार होबे करते हैं, तो लिक्विड है तो भाई इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो भाई इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है, 1.33। क्लियर। तो आपने क्लियर कर लिया कचाप द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। तो ये क्लियर हो गया, नेत्रोध के बारे में समझ लिए, कचाप द्रव के बारे में समझ लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। थक जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं भैया दृष्टि पटल के बारे में, यानी रेटिना के बारे में। आपको पता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, क्या है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, मान लो तोरा देख रहे हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बोले तो फोटो कहाँ बनता है, आंख के पीछे जो रेटिना होती है वहां पे बनता है, वहां पे फोटो बनता है। कैसा बनता है वो सब हम जानेंगे। फोटो बनने के बाद भाई वो जो चल जाता है मस्तिष्क तक जो है भाई, ये सूचना कैसे जाता है उस सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेटिना बोले तो दृष्टि पटल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है भाई। यहाँ पे क्या बनता है, रेटिना पे बोले तो दृष्टि पटल पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेटिना है, ये जो आप देख रहे हैं रेटिना कह लो या दृष्टि पटल कह लो। यहीं पे फोटो बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है, यहीं पे फोटो बनता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते, देखो इसमें क्या होता है, येलो स्पॉट है ना, येलो स्पॉट में जो हमारे पास केंद्रिका गर्तिका है उसके बारे में समझेंगे। हाँ देखिए बहुत मजा आएगा, है भैया देख रहे हैं। तो रेटिना में आप समझ ले कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है भाई। अब प्रतिबिंब तो बना, ठीक है, हाँ यहाँ पे फोटो बना, लेकिन इसमें भी क्या होता है, क्लीन फोटो कहाँ पे बनता है, उससे भी ज्यादा क्लीन कहाँ पे बनता है। जैसे कि HD फोटो कहाँ बनता है, 4K फोटो कहाँ बनता है, उसके बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लो है वो यहाँ पे देखो येलो स्पॉट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, येलो स्पॉट के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम मैकुला भी बोलते हैं या फिर हिंदी में पीत बिंदु बोलते हैं, ठीक है। पीत बिंदु के बारे में जान लेते हैं। देखिए रेटिना का यह मध्य भाग होता है। रेटिना का क्या होता है भाई, रेटिना का यह मध्य भाग होता है, यानी बीच वाला पार्ट होता है। हालांकि इसमें नहीं दर्शाया गया इस फिगर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो भाई ये जो येलो स्पॉट है, यानी बोले तो मैकुला जो होता है ना, यानी बोले तो पीत बिंदु, ये रेटिना का क्या होता है, मध्य भाग होता है। और यहाँ पे बेस्ट एंड क्लीन इमेज बोलते हैं, यानी बढ़िया फोटो बनता है। कहाँ बनता है, यहाँ पे। कहाँ बोले तो पीत बिंदु पर। आपसे कोई पूछेगा HD फोटो कहाँ पर बनेगा, तो आप कहाँ बोलना भाई, पीत बिंदु पे बनता है। कहां पे बनता है, पीत बिंदु पे बनता है, ठीक है। अब इससे भी बेस्ट में बेस्ट क्लीन है ना, इससे भी बेस्ट में बेस्ट क्लीन कहां पे बनता है भाई, यहां पे मैंने लिख दिया येलो स्पॉट का मध्य भाग। एगो क्या होता है, पहले तक क्या हुआ कि रेटिना के मध्य भाग में क्या पाया जाता था प्यारे बच्चों, तो पीत बिंदु। क्या, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु के भी मध्य भाग में केंद्रिका गर्तिका है, केंद्रिका गर्तिका है, ठीक है। अब इस पर जो होगा ना एकदम बहुत क्लीन है ना, बेस्ट क्लीन, मतलब इससे भी ज्यादा, ये जो बेस्ट क्लीन से क्लीन इमेज इससे भी ज्यादा भाई क्लीन बनेगा, ठीक है। कहां पे, तो कहां पे फोटो बनेगा भाई, तो समझ गया केंद्रिका गर्तिका पे। ये भी क्लियर हो गया, केंद्रिका गर्तिका पे। अब समझते हैं भाई, जब
पैनी नजर समझते हैं, पैनी नजर, इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई स्नाइपर गन रहता है ना, किसी को गन चलाना होता है तो उसको इमेज कहाँ पर लाना पड़ता है भाई, वही केंद्रिका गर्तिका पे। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं, क्या है इसमें समझा देते हैं भाई। आपको पता अगर पबजी खेले होंगे ना, तो पबजी में क्या होता है, मुख्य रूप से 3 गन यूज किए जाते हैं, है ना। स्नाइपर के लिए, स्नाइपिंग के लिए जो मारता है उसके लिए, ठीक है। ये स्नाइपर है और स्नाइपर गन लिए हुए हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये गन का नाम क्या है जानते हैं, AWM, AWM। अब हम बन जाएंगे यम, फिर दुश्मनों को छुड़ा देंगे छक्का। ये हमारे पास क्या है, M24 है। ये हमारे पास क्या है, M24 है। और ये हमारे पास क्या है, कार 98 है। ये सब क्या है, स्नाइपर गन है, ठीक है। और जब इससे किसी को यानी दुश्मन को मारना होगा ना, तो सबसे पहले तो फोटो बनाना पड़ेगा कहाँ, रेटिना बोले तो यहाँ दृष्टि पटल पे, ठीक है। दृष्टि पटल के बाद फिर कहाँ प्रतिबिंब बनाओगे, पीत बिंदु पे। पीत बिंदु पर, क्योंकि कोई भी स्नाइपिंग करेगा तो क्या होगा, स्नाइपिंग करते वक्त एक बार एन्ना का क्या ढाई से गोली मार दिया, ऐसा तो नहीं होता है। एकदम क्लीन बनाना पड़ता है इमेज, है ना। तो क्लीन बनाने के लिए गर्तिका पे आना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले कहाँ पे बनाएगा, सबसे पहले रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, जिस दुश्मन को मारना है ठाकक से, है ना। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, तो फिर आराम से देखते देखते फिर लाना पड़ेगा उसको पीत बिंदु पे। अब पीत बिंदु पे लाने के बाद गर्तिका पे लाएगा, ठीक है। और तब मारेगा, मार सला का ठैं उड़ा दिया, है ना। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। जैसे ये देख रहे, बाप रे बाप, हम पबजी खेलते थे तो लड़की सबको दोस्त खूब बना के रख लेते थे, मजाक करते हैं, पबजी नहीं खेलते, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि पैनी नजर के लिए, तो पैनी नजर किसको बोलते हैं, अगर कोई कहे पैनी नजर से मारा, इसका मतलब समझ जाना कि वो इमेज कहां पे बनाया था प्यारे बच्चों, केंद्रिका गर्तिका पे। कहां पे बनाया था, केंद्रिका गर्तिका पे। जैसे कि तो पैनी नजर कोई भी कहेगा ना, तो समझ जाना केंद्रिका गर्तिका पे ही उसका इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो बगुला है, अब ये बगुला है, अब मछली को खाना रहेगा, तो मछली को खाने के लिए एकदम पैनी नजर के लिए एकदम देखता रहता है ना। तो ये इमेज कहाँ पे बनाता है, केंद्रिका गर्तिका पे। अब ये ना करके बगुला ना चलता रहता, आप देख लिया एकदम एकदम फिर आके टेस्टी हो, है ना, एकदम बढ़िया से बगुला चलता रहता है, बस मछली में से निकाल लेता खट से भर, है ना। तो ये क्या करता है, पैनी नजर, बगुला का निशान एकदम पैनी नजर वाला रहता है, सीधा निकाल लेता है, मछली को खा जाता है, गटक जाता है। जैसे महाभारत में आप देखे होंगे अर्जुन को देखे होंगे ना भाई, वो क्या किया, मछली ऊपर था एकदम चल रहा था, उसको आंख में क्या करना था, बांध चलाना था ना, आंख को छेद करना था। तो वो पानी में यानी नीचे जो पानी रखा था उसमें देख करके बस आंख में मारना था। तो वो क्या बनाया होगा, पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बनाया होगा, पहले प्रतिबिंब बनाया होगा रेटिना पे, है ना। रेटिना के बाद पीत बिंदु पे, अब पीत बिंदु के बाद बनाया होगा केंद्रिका गर्तिका पे। तब कहा होगा मार, जैसे ही मारा बस द्रौपदी से शादी हो गया, ले भैया, है ना। तो आपने ये समझ लिया भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, हाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अच्छा पीछे देखते आप कुछ ना बचा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये हाँ, पैनी नजर के लिए प्रतिबिंब को यहीं पे लाना होता है, पैनी नजर के लिए प्रतिबिंब को यहीं पे लाना होता है, कहाँ, केंद्रिका गर्तिका पे। चलो क्लियर हो गया भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रकाशिक तंतु के बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। किसके बारे में, प्रकाशिक तंतु के बारे में। आइए देखो, रेटिना पे बने इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। जैसे कि रेटिना है ना, बोले तो दृष्टि पटल है, यहाँ पे जो भी इमेज बनता है, जो भी फोटो बनता है, उसको क्या करता है, ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है भाई, मस्तिष्क तक। तो कहते हैं भाई प्रकाशिक तंतु। कौन करता है, प्रकाशिक तंतु। तबे ना भाई, जैसे कि आप थोड़ा आंख पर कोई दिखा दिया आंख के सामने, देखते पहचान तो कौन है रे, तो आंख पे देखेंगे ये कौन है रे, कौन है, अरे बाप रे बा, ये तो पूजबा के गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है ना। तब एकदम बढ़िया से हम देखेंगे भाई, आंख पर आएगा तो आंख थोड़ी ना याद करके रखता है, आंख थोड़ी ना याद रखता है भाई, याद तो रखता है भाई मस्तिष्क। तो वही क्या करता है, जब हम देखते हैं यानी दृष्टि पटल पे कोई भी फोटो बनता है, कोई भी चीज को हम देखते हैं, तो वो ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, कौन ट्रांसफर करता है, तो प्रकाशिक तंतु ट्रांसफर कर देता है मस्तिष्क को। और मस्तिष्क सोचता है अरे कौन आ रहा है, अरे कौन है, अरे बाप रे बा, ये तो पूजवा के बॉयफ्रेंड है ना, तब फटाक से बोल देता है ना। तो भाई मस्तिष्क से ना बोलता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, नहीं देखा गया। प्रकाशिक तंतु को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें 2 तरह के कोशिका नजर आए। पहला था क्षर कोशिका
ठीक है। और दूसरा क्या था, शंकु कोशिका। इन दोनों के बारे में जानेंगे कि क्षण कोशिका का क्या काम है और बोले तो शंकु कोशिका का क्या काम है। मतलब जब माइक्रोस्कोप से किसको देखा गया भाई, तो प्रकाशिक तंतु को देखा गया, तो उसमें एगो शंक्वाकार नजर आया और एगो गोलाकार यानी बेलनाकार नजर आया। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यही बात लिखा गया है कि प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्या नजर आया भाई, शंकु कोशिका नजर आए यानी शंक्वाकार नजर आए, दूसरा बेलनाकार कोशिका यानी बेलना टाइप के नजर आए। अब इनके बारे में हम जानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जान लेते हैं, यह दो तरह के थे, पहला ये और दूसरा ये। भाई शंकु कोशिका के बारे में जान लेते हैं। शंकु कोशिका क्या कहता है, वस्तु का रंग बताता है। शंकु कोशिका क्या कहता है, वस्तु का रंग बताता है। क्या बताता है भाई, वस्तु का रंग बताता है। अब भाई वस्तु के रंग बताता तो इसके बारे में चलेंगे। देखिए वस्तु का रंग ये कैसे बताएगा, देख लीजिए। तो शंकु कोशिका वस्तु का रंग बताता है। जैसे कि अब मान लेते हैं, हम देखते हैं, आंख से देखते हैं, अब मान लो शंकु कोशिका गायब है तो हम रंग बताए नहीं करेंगे, है ना। तो भाई कौन बैगनी है, कौन हरा है, कौन पियर की फराक वाली है, कौन ललकी फराक वाली है ना। इस सबको हम देखते हैं किसके कारण, तो हम देख पाते हैं भाई शंकु कोशिका के कारण। क्या किसके कारण भाई, शंकु कोशिका के कारण, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, कहीं हम वस्तु का रंग, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये बताता है। अब हम बात करते भाई, इसमें दो तरह की बीमारी होती है। किसमें, तो शंकु कोशिका में जो होती है ना, दो तरह की बीमारी हो जाती है। अगर दो तरह की बीमारी से प्रभावित हो गया शंकु कोशिका तो ले भैया उसका जॉब मिलवे नहीं करेगा। ये कैसे नहीं मिलेगा, देख लो। हाँ तो शंकु कोशिका जो है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि इसमें दो तरह की बीमारी हो जाती है। किसमें, तो शंकु कोशिका में। पहला तो है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा क्या है, डेल्टिनिज्म, ठीक है। क्या डेल्टोनिज्म, क्या है डेल्टोनिज्म। ये दो तरह की बीमारी हो जाती है। अब दो तरह की बीमारी में क्या चीज में दिक्कत आता है, यहां पे देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को हो गया ना, तो जिसको अगर लाल दिखाओगे ना झंडी तो उसको हरा नजर आएगा, और अगर हरा झंडी दिखा दोगे तो उसे लाल नजर आएगा। अब मान लो गलती से अगर किसी को, जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस है और उसको बना दिया क्या भाई, ट्रेन कह दिया चलाने के लिए, चलो ट्रेन चलाओ। अब पता चलेगा ट्रेन चलाते चलाते आगे सिग्नल देगा हरा का, तो कहेगा हरा दिखा रहा है, तो उसको लगेगा कि रेड दिखा रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि हरा जो होता है निशान, सिग्नल जो होता है वो खतरे से, मतलब खतरा से दूर रहता है, उसमें कोई खतरा नहीं होता है। रेड सिग्नल में क्या होता है, वो खतरा का निशान होता है। अब जो आ रहा है चला करके भाई कौन, तो ट्रेन जो भी चला करके आ रहा है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो उसको दिखाएगा हरी झंडी कि आप जाइए, तो वो जाके रोक देगा, उसको लगेगा लाल झंडी। और जब दिखाएगा लाल झंडी तो उसको नजर आएगा क्या जानते हैं, हरी झंडी। तो कहा कोई खतरा नहीं, आ जाएगा बस, ले हो गया कहानी खत्म, पूरा पैसेंजर को मार देगा, है ना। समझ रहे हैं ना। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस अगर हो जाता है तो फिर उसको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल्टोनिज्म। डेल्टोनिज्म क्या होता है कि लाल रंग नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस तो समझ गए, है ना। तो शंकु कोशिका में एक और बीमारी क्या है, डेल्टोनिज्म। इसमें क्या लाल रंग दिखवे नहीं करता है। लाल रंग क्या होता है, दिखवे नहीं करता है। तो भाई सब रंग पहचानना तो बहुत जरूरी है, आना चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नौकरियों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया भाई। अब शंकु कोशिका के बारे में तो समझ लिए। अब हम बात करते हैं बेलनाकार कोशिका के बारे में। किसके बारे में, तो बेलनाकार कोशिका के बारे में, ठीक है। ये क्या कहता है, अंधेरे में भी देख लेता है। क्या करता है, अंधेरे में भी देख लेता है। अगर बेलनाकार कोशिका जिसका कमजोर हो गया तो वो अंधेरे में नहीं देख पाता है, तो फिर उसको कहता है रतौंधी धैले उड़े, क्या धैले, रतौंधी धैले, है ना। अब बुजुर्ग सबको देखिएगा तो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है भाई, ये बेलनाकार कोशिका जो है ना कमजोर हो जाता है। अब बेलनाकार कोशिका कमजोर होने की ही वजह से उससे क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। तो ले भैया ओकरा रतिया में दिखवे नहीं होगा। अब हम देखते हैं बुजुर्ग सबको, अब सब रात में कहीं से दिखाई तो देता नहीं है, निकलता है, अल्ले भैया गेटवा पर से ही सुसु कर देता रहता है। हम कहीं कति हो गया तो पता है ओकरा तो रतौंधी धैले है। तो जा नहीं पाता है, तो जहाँ तक दिया जलता रहता है उसका या रोशनी रहता है वहाँ तक आगे बढ़ करके ले भैया गेटवा से पास में क्या कर देता, सुसु कर देता रहता है। गांव घर में देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ओके। अच्छा, बेलनाकार कोशिका सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होता है ना, उल्लू का होता है। किसका होता है, उल्लू का होता है। इसीलिए वो रात में क्या करते हैं, मौज उड़ाते रहते, रात में वो खूब देखता है ना। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि अंधेरे में भी देख लेता है। बेलनाकार कोशिका कमजोर होने पे रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका उल्लू का होता है, इसलिए वह रात में भी देख लेता है। क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम ले लेते हैं भाई समंजन क्षमता के बारे में। चलिए समंजन, अच्छा इस आंख में एक चीज हमने आपको नहीं बताया था, वो चीज हम आपको बता देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई क्या बताना था, यहां पे देखो, हाँ ये यहाँ पे नहीं लिए हैं, यहाँ पे लिए होंगे कहीं ना, हाँ देखो ये हमने छोड़ दिया था, ये पार्ट छूट गया तो इसलिए हम इसको बता देते हैं। हमको पढ़ाते पढ़ाते याद है यार, ये वो चीज़ हम बताए नहीं किए है ना। देखो भाई ये हमारा आंख है, अब आंख में कभी कभी क्या होता है, चोट लग जाता है। क्या होता है, चोट लग जाता है। तो चोट लगने के बाद क्या होता है भाई, ये लाल हो जाता है। कभी कभी देखिएगा आंख पे कोई मार देता है तो आंख लाल लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, आंख लाल लाल हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है लाल भाई, तो कंजक्टिवा की वजह से। किसकी वजह से आंख लाल किसकी वजह से होता है, तो कंजक्टिवा की वजह से हो जाता है। अब जो लाल आंख होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, सुर्ख कहते हैं। जो लाल आंख होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुर्ख कहते हैं ना। तो इसीलिए ना लाल आंख को सुर्ख कहते हैं। तो गाना निकला है कि सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए है, ऐसे आए हैं मैयत में मेरी जैसे शादी में आए हुए है। तो ये गाना कौन गा सकता है, ये गाना वही गा सकता है भाई जो पढ़ा लिखा होता है ना। तब जो भाई हिंदी गाना जो भी गाता था भाई उसका मीनिंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो गाना गा कौन सकता है, पढ़ा लिखा आदमी है ना, पढ़ा लिखा गायक। भोजपुरी में देखिएगा मूर्ख चपाट सब रहता है, कहेगा साल बप बहरा से आइल बारे, हमारा मरद खकुआइल बारे, और ऐसा गाना से गाता है। कोई गाना है तो उसे को पता ही नहीं रहता है। तो इस सबको देखो, ये सब गाना कौन निकाल सकता है, जिसको शब्द का अर्थ पता रहता है ना। बिरह के आग लागेला यही तन में, है ना, कवन सौतिन मार देले कथी दुने राम, है ना। तो ये सब गाना मीनिंग वाला सब है, ठीक है। अब तो मीनिंग है या नहीं, अभी तो डबल मीनिंग है, पता नहीं क्या समझेगा, जो मन है वो निकाल दो, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझ, ये छूट गया था। तो कंजक्टिवा की वजह से क्या होता है, आंख लाल हो जाए। जब हम आंख पर चोट कोई लग जाता है, लाल आंख को क्या बोलते हैं, सुर्ख बोलते हैं। सुर्ख एक क्या है भाई, इंग्लिश वर्ड है। सुर्ख क्या है, इंग्लिश नहीं सॉरी, उर्दू वाला शब्द है, उर्दू वाला शब्द है। तो चोट लगने पर ऐसा हो जाता है, ये भी आप क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, समंजन क्षमता को हम समझने वाले थे ना, वो समंजन क्षमता हम समझ लेते हैं। कहाँ है रे समंजन क्षमता, हट, ये सब पढ़ा दे, हट रे। हाँ ये आ गया समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता को समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती। कहने का मतलब ये हुआ कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है, बढ़ा सकता है और घटा सकता है, उसी को हम क्या करते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी घटा बढ़ा कैसे सकता है, तो जब तक वो जो सिलियरी मांसपेशियां है ना, अगर वो नहीं काम करेगा तो फिर ये नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए सिलियरी मांसपेशियां का काम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया था ना, सिलियरी मांसपेशियां कह लो या पक्षमावी पेशियां कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समंजन क्षमता कहलाती है। और लेंस की वक्रता जो है ना, ये जो हमारे पास लेंस है ना, लेंस की वक्रता जो है ना, ये पक्षमावी पेशियां द्वारा ही नियंत्रित होती है, यानी कंट्रोल करती है। ये अपने हिसाब उसे खींच करके पतला कर सकता है, फिर मोटा भी कर सकता है। पतला कर देगा तो दूर की वस्तु दिखेगी, और मोटा कर देगा तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। क्या होगा भाई, फिर नजदीक की वस्तु दिखने लगेगी। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। ये भी क्लियर हो गया, खांसी होने लगा बोलते बोलते। तो आगे हम बढ़ते हैं भाई, ये आपने क्लियर कर लिया। तो इसमें हम देख लेते हैं भाई, ये पक्षमावी पेशियां है, ठीक है। पक्षमावी पेशियां क्या है, जब शिथिल हो जाती है तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। कहने का मतलब ये जो पक्षमावी पेशियां जो है ना, ये लेंस को, शिथिल का मतलब लेंस को जब खींचता है, सिकुड़ता है। जब मान लेते हैं कि लेंस को पक्षमावी पेशियां क्या है, शिथिल होना मतलब इसको खींचता है जोर लगा के, हाँचो। अब इतना कस के नहीं खींचेगा, वो बेचारा लचीला होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है। तो उसको आराम से खींचेगा तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो दूर की वस्तु दिखेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि जब लेंस पतला होता है, पतला हो जाता है, तो क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है। मतलब जब ये लेंस इतना करके देखेंगे तो समझ जाना कि सिलियरी पेशियां लेंस को खींच रहा है, तो मतलब दूर की वस्तु को देख रहे हैं, है ना, कि कौन आ रहा है, फन्नामा की चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब पक्षमावी पेशियां, पक्षमावी पेशियां में इसमें भी देख लेते हैं। इधर देखिए, जब पक्षमावी पेशियां सिकुड़ता है, क्या है भाई, जब पक्षमावी पेशियां सिकुड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है। मतलब पक्षमावी पेशियां जो है पहले तक खींच रहा था, ऊपर शिथिल हो रहा था, अब वो सिकुड़ेगा आराम से,
जान दे हमरा, अब हमरा ताकत नहीं, तो वो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। जब मान लो कि पक्षमावी पेशी यही वाला है, जब सिकुड़ेगा तो ये लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा, है ना। तो जब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम जाती है, इसका क्या होता है, फोकस दूरी कम जाती है, ज़्यादा दूर तक फिर नहीं देख पाता है। ये भी क्लियर हो गया, हाँ भाई क्लियर हो गया। आगे बढ़े, समंजन क्षमता को आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, दृष्टि दोष के बारे में। अब भैया दोष का मतलब क्या होता है, अरे दोष का मतलब वो दोष नहीं होता है जो कमीना दोष है, वो दोष नहीं होता है, दृष्टि दोष, दोष का मतलब होता है कमी। तो भाई हमारे दृष्टि में यानी देखने में कोई कमी उमी हो जाती है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने दृष्टि दोष मैंने लिख दिया कि जब सामान्य आंख है, मतलब हम लोगों का आंख है, आप लोगों का आंख, ये सामान्य आंख है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो जब सामान्य आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का समझिए, अब हम देख रहे हैं, तू देख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मान लो कि तू देख रहा है, हम देख रहे हैं, इस सब का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है भाई, तो रेटिना पे बन रहा है ना। अब मान लो कि अब तुम देख रहा है, किसी दिन क्या हुआ कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना खो दिया, अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाबे नहीं किया, और जब नहीं बनाएगा तो ले भैया तोरा दोष हो गया फिर, है ना। अब निकट दृष्टि दोष हुआ कि दूर दृष्टि दोष हुआ वो समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, या फिर जरा दृष्टि दोष हुआ, है ना, लेकिन कोई ना कोई दोष तो हो गया क्योंकि रेटिना पे नहीं बना रहा है इसलिए, ठीक है। तो भाई यह तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष, और जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए पहला टॉपिक लेता है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के बारे में। आइए क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर जिसका आंख सामान्य है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। अब ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, निकट दृष्टि दोष का सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। कि इस दृष्टि दोष में बोलते बोलते जो ना खांसी होने लगा और पानी भी नहीं है ना, लेकिन हम ज़्यादा देर तक अभी नहीं बोले हैं तो पता नहीं ऐसा महसूस क्यों, सफ़र करके आए ना, इसकी वजह से लगता है थकावट महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पा रहे ज़्यादा आज। कोई बात नहीं, आपके लिए तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा कि इस दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तु जो होती है ना भाई, वो साफ दिखती है। क्या होती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। और जब भी कहे कि निकट दृष्टि दोष में, आपको लगेगा कि भाई निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखती है, नहीं, इसमें उल्टा होता है। जब भी कहे निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये समझना कि निकट की वस्तु साफ दिख रही है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है। तो वही मैंने लिखा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, ठीक है। और इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे ये इमेज में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है ना, अब ये हमारे पास आंख है, अब ये हमारे पास लेंस दिया गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका प्रतिबिंब का, ये तो रेटिना है, रेटिना से ले भैया पहले बन गया है, रेटिना से क्या है, पहले बन गया। तो रेटिना से जब पहले बन गया तो समझ जाना क्या होगा, तो भाई वो फिर वही निकट दृष्टि दोष, रेटिना से पहले बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, है ना, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। अब निवारण क्या है, तो अवतल लेंस लगा करके। तो भाई चश्मा जब भी हम पहनेंगे जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना, तो कहना है अवतल लेंस का चश्मा लगा। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि एक व्यक्ति है, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाया गया है, तो बताइए उसकी कौन सी दृष्टि दोष हो गई है। तो दिमाग लगाना है ना, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, तो अवतल लेंस के द्वारा होता है। क्लियर, ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़े भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया। दूसरा हम समझते हैं भाई दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, तो दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। अब यहाँ पे समझेंगे भाई क्या है दीर्घ दृष्टि दोष में, कि दीर्घ यानी दूर, दूर की वस्तु से साफ दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है
लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं, यानी नजदीक की नहीं प्यारे बच्चों, किसकी? नजदीक की नहीं दिखती है ना। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले यानी रेटिना से पीछे बन जाता है। देखो भैया, ये हमारे पास लेंस लगा है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना तो यहाँ पे रहता है, तो इसमें क्या? रेटिना के बाद बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया? रेटिना के पीछे बोले तो, है ना। तो भाई इसमें हो गया कौन सा? दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, बोले तो दूर दृष्टि दोष। ये आपने समझ लिया? हाँ भाई आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कारण क्या हो सकता है? तो नेत्र गोलक का इसमें क्या होता है? छोटा हो जाता है, ये छोटा पड़ जाता है। और निवारण क्या है भाई? तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस। इसका निवारण कैसे हो सकता है? उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके। क्या होता है? उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके इसका निवारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष क्या है? ये बुढ़ौती दोष है, मतलब बुजुर्ग जब हो जाएंगे ना तो उसमें जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उसमें क्या होता है? न तो निकट की वस्तु दिखती है और न तो दूर की वस्तु दिखती है। इसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो आइए जरा दूरदृष्टिता के बारे में जानते हैं, यानी जरा दूरदृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं। अब इसको हम बेस्ट तरीके से समझेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा कि इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की क्या है भाई? वस्तु साफ दिखती है। सॉरी, हाँ हाँ क्लियर है। हे तनी भूख लगा हुआ है, 1 मिनट लाइन पे रहना, हम कुछ खाने वाला प्रोडक्ट लाते हैं। ऐसा लग रहा है जी थक गए हैं, रुको रुको लाते हैं। हे प्रभु, हेलो हेलो, बिस्किट खा लेते हैं। तू लोग अगर बिस्किट नहीं खाने आता है, मतलब नहीं देखना, तो आगे बढ़ा लेना, ठीक है। इसको थोड़ा इधर रखते हैं। जब तक खा रहे हैं तब तक पानी ले आते हैं। थकावट ज़्यादा हो गया है, घर से आए हैं, अब वीडियो बनाने लगे, इससे लग रहा है कि चक्कर आ रहा है। बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी खत्म होता है। आया कुछ एनर्जी। तो हम तुमको समझा क्या रहे थे भाई? हाँ, हम आपको समझा रहे थे भाई जरा अरे भाई रे ओना ना कर भाई, थकल थी। हाँ, जरा दूरदृष्टि दोष, यानी जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भाई कि ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की वस्तु साफ दिखती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष। ये बुढ़ौती दृष्टि दोष है, बुढ़वा समय हो जाता है, ठीक है। कारण, इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं भाई? तो यह पक्षमावी पेशियां के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में
कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जैसे कि आप हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, जो भी लेंस होता है ना, उसको पक्षमावी पेशियाँ खींचता है। अब मान लो पक्षमावी पेशियाँ क्या उस समय वर्क करना कम कर देगा, बंद कर देगा, है ना, और क्रिस्टलीय लेंस धीरे धीरे खराब हो जाएगा, तो फिर उस समय ये दृष्टि दोष हो जाता है ना। तो कारण हमने लिख दिया। इसका निवारण क्या है भाई? द्विफोक्सी लेंस। क्या? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस में दोनों तरह के क्या करते हैं, लेंस लगा देते चश्मा में। मान लो कि अगर आपको दोनों क्या बोलते हैं, दोनों दृष्टि दोष हो गया, तो अब क्या करोगे? तो आप क्या एगो उत्तल लेंस वाला एगो अवतल लेंस वाला रखोगे चश्मा? है तो नहीं, उसके लिए इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि नहीं भाई, एक ही लेंस में ना एक ही चश्मा फिट कर दो दोनों। तो नीचे वाला जो होता है ना भाई, नीचे वाला पार्ट जो होता है ना भाई, उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, है ना, और अवतल लेंस जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना ये वाला, उसे अवतल लेंस। जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो नीचे ना कर झुकता है तो उत्तल लेंस से देख लेता है, और दूर की वस्तु को देखना होता है तो अवतल लेंस से देख लेता है। क्लियर? ये भी समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। अब इसको हम समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। सिंपल सी बात है, सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। उन 7 रंग को दिखाने की क्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं भाई। अब देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण का मतलब होता है रंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना। तो वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का विक्षेपण, रंगों का बांटना। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम। मतलब जब 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है तो कौन कौन से रंग है उसके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से रंग दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बैंगनी हो गया, हेलो हेलो आवाज जा रही ना, तो बैंगनी हो गया यानी वैलेट, जामुनी यानी इंडिगो, है ना, नीला बोले तो ब्लू, हरा यानी तो ग्रीन, और पीला बोले तो येलो, नारंगी यानी ऑरेंज, और लाल बोले तो रेड। ये हमें 7 रंग दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते प्यारे बच्चों, इन चीज को समझने से पहले आप देखते होंगे प्रिज्म से सब गुजारता होगा, तो प्रिज्म के बारे में समझ ले। देखिए भैया, प्रिज्म जो होता है ना, ये प्रिज्म हमारे पास है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह है, कितने किनारा है, ऐसे पूछा जाता है ना, तो बच्चा सब मतलब बौरा जाता है। सतह पूछा जाता है 3, किनारा कितना था, ये 3, कंफ्यूज हो जाता है भाई। तो इसको हमने क्या किया, 3D में समझने का पूरा प्रयास किया। ऐसे नजर आ गया 3 गो है, 3 गो भुजा है ना, ऐसे बोल देता है। नहीं, एक्चुअल में ये 5 सतहों से घिरा होता है। आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी 3D स्ट्रक्चर बोले तो प्रिज्म को हमने क्या किया है, इसमें स्टार्ट किया है 3D में बनाकर कन्वर्ट करके ला दिया है इसमें। अब 3D में समझ लेते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है। जैसे कि मान लेते हैं एगो त्रिभुज होता है, मान लो कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, क्या मान लो यहाँ त्रिभुज है। अब ऐसा त्रिभुज आपको इसी साइज का 10 गो त्रिभुज हो जाएगा। अब 200 त्रिभुज को जोड़ दोगे तो आपको क्या नजर, 3D स्ट्रक्चर में नजर आएगा, वो एक प्रिज्म का रूप ले लेगा। उसी तरीके से है। तो हम जो देखते हैं भाई, जो भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो ये अगला पोर्शन रहता है, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसा डायग्राम है। तो जब सब जोड़ेंगे तो एगो लंबा बनेगा त्रिभुजाकार। किस तरीके से, तो वो मैं आपको बता देता हूं भाई। इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये अगला पोर्शन है। तो हमको जो भी बुक में दिया रहता है ना, सिर्फ अगला पोर्शन दिया रहता है, पिछला देवे नहीं करता है ना, इसलिए हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने 3D स्ट्रक्चर में यहां समझाने का प्रयास किया। अब इसमें क्या सतह कितने होते हैं, 5। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भाई प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो कहेंगे 5, है ना। बहुत सारा लड़का 3 में मार के चला ले भैया, गया कान से दिमाग लगा लेते हैं, वो त्रिभुज है, मैथ वाला सवाल नहीं, ऐसे देखना है। तो त्रिभुज में 5 सतह, आप कहेंगे सर बताना दीजिए कौन कौन सतह है। तेरे भैया एगो अगला सतह है, ई पोर्शन नजर आ रहा है, अगला सतह। एगो पिछला सतह है, पीछे वाला, इससे पीछे 2 सतह हुआ। इधर एगो पोर्शन होगा, इधर एगो सतह होगा। कितना होगा बोलो, 3 सतह हुआ कि 4 सतह हुआ? 1 सतह इधर ही, 2 सतह, ये 3 सतह, ये 4 सतह। एगो नीचे 5 सतह होगा कि नहीं होगा? इसको घुमाओगे, ये पहला सतह होगा, ये उस साइड दूसरा सतह, इस साइड तीसरा सतह, इस साइड कितना, चौथा सतह, और इसके नीचे जो है बना हुआ बेस वो हो गया कैमा, तो 5वां सतह। तो टोटल सतह की संख्या 5 होती है। अब कहेंगे सर किनारा बताना दीजिए। तो प्रिज्म में किनारों की संख्या 9 होती है। प्रिज्म में कितने किनारों की संख्या 9 होती है। अब 9 को किनारा कौन कौन है भाई, यहाँ पे देख लो। एक ये किनारा है भाई, एक ये किनारा है, तो 2 किनारा हुआ,
3 किनारा हुआ, 4 किनारा हुआ, 5 किनारा हुआ, अब ये हमारे पास 6 किनारा हुआ, ये हुआ 7 किनारा, फिर यहाँ पे हो गया 8 किनारा और ये हमारे पास हो गया 9 किनारा। टोटल हमारे पास भाई 9 किनारा होता है किसमें, तो प्रिज्म में। ये क्लियर हुआ। हाँ भाई, शीर्ष कितने होते हैं, तो 6 शीर्ष होते हैं। 1 गो शीर्ष, 2 गो शीर्ष, है ना, 3 गो शीर्ष, 4 गो शीर्ष, 5 गो शीर्ष और ये रहा 6 गो शीर्ष। यानी 1 गो शीर्ष, 2 गो शीर्ष, है ना, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा हमारे पास 5 और ये रहा हमारे पास 6 वाला, ये वाला। तो टोटल कितने, 6 शीर्ष होते हैं। तो आपने प्रिज्म के बारे में ये जानकारी ले लिया कि कितने सतह, कितने किनारा और कितने शीर्ष। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, ये क्लियर हुआ। अब देखो भाई, जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश जाता है, अभी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो टोटल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। कितने रंग में, तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। अब उन 7 रंग को याद करने का ट्रिक क्या हमारे पास, विबग्योर। क्या दिया गया आपके बुक में, विबग्योर। विबग्योर से आप याद कर सकते हैं, जैसे वैलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ठीक है, इसी विबग्योर के यहाँ पे आप सजा सकते हैं नीचे से, है ना। वी है, आई है, बी है, विब ग्योर, जी है ना, फिर जी है, वाई है, फिर ओ है, फिर आर है, विबग्योर। ठीक है, ऐसे आप सजा सकते हैं। जैसे वैलेट बोले तो हमारे पास ये है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल है 7 रंग। इससे आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए वैलेट यानी बैंगनी, जामुनी, ये सब। ठीक है, अब ये समझ गए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आपने समझा कि जब श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बांटना, 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का 7 रंग में बंटना ही क्या कहता है, कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और दिखाई देने वाले जो भी रंग होते हैं ये सब हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब कैसे दिखाएंगे, तो प्रिज्म की मदद से दिखा देंगे। क्लियर हुआ। तो आपने वर्ण विक्षेपण के बारे में समझ लिया, राइट। अब यहाँ पे ये हम समझ लेते हैं भाई इसमें कि वर्ण विक्षेपण होता है यानी सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसमें किसका ज़्यादा विचलन होता है, किसका कम विचलन होता है, किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ये सब देखना अभी बाकी है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है भाई, कहाँ चला जाता है यार तू। अब ई कलर लेते हैं, चलो देखो भाई, सबसे कम विचलन जो होता है ना वो लाल रंग, लाल रंग कम विचलित होता है यानी लाल रंग कम भटकता है ना। ओके, इस बात को सबसे कम विचलन क्या होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, एवं तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे अधिक होता है। जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है एवं सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग का, यानी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का और विचलन होता है सबसे कम विचलन लाल रंग का। ये क्लियर हुआ। वहीं पे सबसे ज्यादा विचलन जो होता है ना बैंगनी रंग का होता है एवं सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ना बैंगनी का होता है। ये भी क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, बैंगनी होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है भाई, तो बैंगनी का होता है। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, तो आप कहेंगे बैंगनी रंग का, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसलिए वो कम विचलित होता है। क्लियर, तो ये आपने क्लियर कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये आप 3D में सब कुछ समझ लिए, प्रिज्म के बारे में, कितने सतह, कितने किनारा, कितने शीर्ष, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, रे भैया श्वेत प्रकाश से जब हम प्रिज्म की सहायता से हम उसको दिखाते हैं कि टोटल कितने रंग होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, किसकी मदद से दिखा देते हैं, तो हम प्रिज्म की मदद से दिखा देते हैं। तो 7 रंगों की जो पट्टिका आई, 7 रंगों की पट्टिका आई, इसी पट्टिका को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो मैंने लिखा कि प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे वर्ण क्रम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 रंगा का जो है यही स्पेक्ट्रम है। क्लियर, कोई दिक्कत। 7 रंगों के जो वर्ण पट बनते हैं, एक साथ समूह बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। अब ये चीज है, इसको हम समझ लेते हैं भाई, इसको समझना थोड़ा जरूरी है, आपके बुक का है, सब तो आपे के बुक का है। ठीक है, लेकिन इसको हम अपने मतलब हर चीज तो आपके बुक का है, लेकिन उसको क्या करते थे, अपने शब्दों में तोड़ तोड़ के देते थे। इसको हमने तोड़ा नहीं, क्योंकि तोड़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो भाई, इसमें दर्शाया क्या गया है इस चित्र में, कि ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं आइजक न्यूटन,
आइजैक न्यूटन ने क्या किया, सबसे पहले सूर्य प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा। तो जब प्रिज्म से गुजारे तो उन्होंने देखा कि 7 रंग निकल करके आ रहे हैं। कितने रंग? 7 रंग निकल के आ रहे हैं। अब ये और प्रयास सोचा कि और रंग नहीं निकल सकता है, तो इसे नहीं निकल पाया, टोटल 7 रंग निकल गया। तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि अगर 7 रंग है तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म को फिर से उल्टा करके डाल देते हैं। अगर प्रिज्म को उल्टा करके डाल देते हैं, फिर से 7 रंग, फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया जैसा वैसा, तो समझ जाएंगे कि भाई केवल सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। तो वही बात है, जैसे सूर्य श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से गुजारा गया तो 7 रंग में आया। अब इसी 7 रंग जो आया तो इसके सामने प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। अब उल्टा करके रख दिया तो फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया, फिर से क्या हो गया, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया, है ना। तब वो समझ गया कि नहीं, सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। क्लियर? तो ये बात है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी सूर्य का स्पेक्ट्रम बोले तो 7 रंगों के जो पट होते हैं उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, ठीक है, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाया। यानी बोले तो रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग, और अधिक वर्ण बोले तो और अधिक रंग नहीं मिल पाया। वो बेचारा असफल हो गया, 7 रंग था उसमें, ठीक है, नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने चित्र 10.6, भाई यही चित्र 10.6 है, ठीक है। तो फिर उन्होंने चित्र 10.6 की भांति एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष, यानी इस प्रिज्म के सापेक्ष क्या किया, उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरने लगे। जैसे दूसरे प्रिज्म से गुजरने लगा तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। तो दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज जो है निर्गत मतलब निकल रहा है, ठीक है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो ये सब थी, आपने वही बात है जो मैंने 2 मिनट में उधर समझाया था, सब वही बात है, ठीक है। तो आपको पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं विचलन कोण कहते किसे, भाई विचलन कोण किसे कहते उसको हम समझ लेते हैं भाई, ठीक है। मैंने लिखा कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। भाई आपतित किरण कौन है, तो ये हमारे पास आपतित किरण का P और E आपतित किरण है ना, और ये हमारे पास F और S क्या निर्गत किरण है। ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण है। तो देखो भाई सघन माध्यम विरल माध्यम हमने समझा दिया था। ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण, विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही थी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये मुड़ गया, अपनी दिशा से मुड़ जाता है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है क्योंकि ये कांच है ना। अब सघन माध्यम में गया तो मुड़ गया, तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन चला आया ये ऐसे, है ना। अब देखो इधर से भी इधर मुड़ा तो इसको जाना था ऐसे ना, तो इधर आ गया। तो वही बात है कि इसका ये जाना था ऐसे और इसको भी जाना था ऐसे, लेकिन इधर मुड़ गया। तो इसी बीच के कोण को क्या कहेंगे भाई, तो हम कहेंगे विचलन कोण कहेंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे आपतित किरण कौन है हमारे पास, देख लो। तो आपतित किरण हमने दर्शाया गया PE, देखो P और E ये हमारे पास आपतित किरण है। अब हमारे पास निर्गत किरण को ढूंढना है, तो निर्गत किरण ये है FS, तो ये हमारे पास F है और ये S है, FS निर्गत किरण है। और इसी के बीच के कोण को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, तो विचलन कोण कहेंगे। इस बीच के कोण को, इस दोनों के बीच में अगर इसको इधर बढ़ा दे, इसको इधर बढ़ा दे, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये विचलन कोण समझ लिया आपने। अब समझते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है भाई, कि प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे कि ये प्रिज्म के ये 2 पार्श्व फलक है, इस साइड फलक इस साइड फलक, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, इस प्रिज्म कोण कहते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म कोण है, ठीक है, क्लियर ना। ये आपने समझ लिया। जैसे यहाँ पे दर्शाया कि कोण ए हमारे पास क्या है, प्रिज्म कोण है। कोण ए क्या है, प्रिज्म कोण है। आगे देखिए आई हमारे पास क्या, आपतन कोण है। ये हमारे पास आई जो दर्शा गया आपतन कोण है। आर परावर्तन कोण है। ये हमारे पास आर कहीं पे ये वाला देख रहे हैं, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। निर्गत कोण, विचलन कोण सब दर्शा दिए हमने। तो ये आपने छोटी छोटी बात थी, इसको आपने क्या किया, क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं।
अब हम समझते हैं इंद्रधनुष के बारे में। ये देख रहे हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए इंद्रधनुष जब भी बढ़ेगा तो कभी भी देखना तो बारिश जब होगी ना, खूब तेज बारिश, उसके बाद ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे सूर्य भगवान इधर है ना तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, है ना, और सूर्य भगवान इधर है ना तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, मतलब विपरीत दिशा में बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश इधर से आएगा, अब वर्षा से बूंद से टकराएगा तो रोशनी फिर उधर जाएगा, तो उधरे ना बनेगा इंद्रधनुष। मान लो सूर्य प्रकाश इधर आया, अब क्योंकि जब भी आकाश में इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद, क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती हैं प्रिज्म सा व्यवहार करती है, तो जब प्रकाश की किरण उस बूंद में आती है तो टकराने के बाद इधर भेज देता है, तो इधर जाता है, तो इधर क्या होता है भाई, इधर ही इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने लिखा कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला क्या है भाई, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या फिर परावर्तन के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है ना। ये बस इतना लिख दो, एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ओके, ये हमारे पास इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग, 7 रंग। राइट, अब समझते हैं तारों का टिमटिमाना। भाई तारा टिमटिमाना हुआ प्रतीत हमको काहे नजर आता है, तो यहां से देखिए हम यहाँ हैं और तारा वहाँ है, तो हमारे और उसके बीच में बहुत सारे परत है, बहुत सारे धूल कण है। कितने परत है देखिए हमारे उसके बीच में, जैसे देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है ना, बाह्य मंडल है। इस सब मंडल से छेदते हुए तारा का जो प्रकाश होता है हमारी आंखों में पड़ता है ना, तो आते 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 क्या होता है भाई, वो आंख पर पड़ते पड़ते झिलमिलाहट होने लगता है। क्या होता है, वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि तारा जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए अगर कोई आपसे पूछे ना कि तारा किसके कारण नजर आता है जो टिमटिमाते, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या अपवर्तन के, क्योंकि वहां से प्रकाश आता है तो अपवर्तित होते, यानी आर पार होते हुए आता है। क्या होता है, आर पार होते हुए आता है, और कुछ वक्त थोड़ा थोड़ा सा टकराता भी रहता है, परावर्तन भी होता रहता है उसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे धूलकण से आता रहता है ऊपर से, इसलिए। तो मैंने लिखा कि तारा वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तारों का प्रकाश वायुमंडल की परत को छेदते हुए आता है। तारों का जो रोशनी होता है ना, वायुमंडल की परत, जितने भी परत है सबको छेदते हुए आता है ना। तो मैंने लिखा छेदते हुए आता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, और आंखों में क्या होता है भाई, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो होती है ना झिलमिलाती रहती है, जिसकी वजह से कोई तारा चमकीला तो कोई धुंधला प्रतीत होता है। और इसी में आपको भुक भक आपको नजर आता है। चमकीला धुंधला जब नजर आएगा तो भुक भक आपको नजर आएगा, है ना। तो ये भी आपने सीख लिया तारों का टिमटिमाना के बारे में। अब समझते हैं भाई, इसमें क्या समझेंगे, जैसे कि तू काहेला, अरे मटसून है कारे, ये काहे नहीं चल रहा है रे भाई, ये बौरा गया है लगता है। रुक तरे, काहे बौरा गया भाई, ये न हिल रहा है कुत्ता, ये तो सूत रहा है, जाने दो, सूत रहा है तो भाग, हट। देखो भाई, जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि पंगा काहे लेता है, नंगा कर देंगे तुमको। हाँ, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होता है। जैसे देखिएगा कि सूर्योदय होने से पहले सूर्य आपको लाल नजर आएगा, और सूर्य अस्त होने वाला रहेगा तो भी लाल नजर आएगा। काहे नजर आता है, और दोपहर में आपको सूर्य सफेद क्यों दिखता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कि एक क्वेश्चन तो बनवे करता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है ना रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है, यानी लाल क्यों प्रतीत होता है। जैसे कि देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास सुबह का समय है, क्या है, सुबह है, और ये हमारे पास क्या है, शाम है। क्या है, शाम है, इवनिंग। ठीक है, और ये हमारे पास पृथ्वी है, यहाँ पे कुत्ता है, ये देख रहे कुत्ता है। ठीक है, अब ये कुत्ता सोच रहा है कि सूर्य भगवान जो है सूर्य के यानी सूर्योदय के समय ये लाल काहे प्रतीत होता है, और फिर डूबने के समय काहे लाल प्रतीत होता है। तो भाई आपको पता है कि
सूरज में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहर क्या है भाई? बहुत सारे धूलकण है वातावरण में, है ना? क्या है? बहुत सारे धूलकण है, समझ रहे हैं ना? क्या है? धूलकण है, ओके, राइट। इस तरीके से अब इसमें हम सीखेंगे भाई, क्या सीखेंगे कि जैसे ही इसका रोशनी आता है, सूरज का रोशनी शाम के समय में, देखिएगा जब रोशनी आता है ना, तो आप जानते हैं कि सूरज के प्रकाश में टोटल रंग कितने होते हैं भाई? तो 7 रंग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो भाई धूल कण में क्या होता है कि इसका जो बाकी के रंग है, यानी रेड के अलावा यहां तक पृथ्वी पर केवल और केवल रेड ही आता है। क्या आता है? रेड ही आता है। पृथ्वी पर क्या आता है? रेड कलर ही आता है। बाकी के जो कलर होते हैं ना, वो बस उधर ही बौरा जाता है, इसी वातावरण में फंस जाता है ना? क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है कि ये काफी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, केवल लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है। इसीलिए सूर्य अस्त के समय और सूर्योदय के समय क्या होता है, हमें लाल प्रतीत होता है। इधर भी बहुत सारे जैसे धूलकण है ना? तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल जो रोशनी पृथ्वी तक कौन पहुंचेगा? लाल रोशनी पहुंचेगा। बाकी जो 6 रंग बच गए उधर ही बस घूम जाता है। किसमें? इसी में समा जाता है, उधर ही आ नहीं पाता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। इसी की वजह से शाम में और सुबह में सूर्य जो है ना, आपको पृथ्वी से देखने के बाद वो लाल प्रतीत होता है, लेकिन दोपहर में नहीं प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर दोपहर में क्या होता है भाई, जितने भी कलर होते हैं सातों के सातों कलर आ जाते हैं पृथ्वी पर, इसलिए आपको लाल प्रतीत नहीं होता है, वो आपको सफेद दिखता है, ठीक है। और इसे देखोगे चुंघियाइए जाओगे, है ना? लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नहीं चुंघियाएगा, वो लाल प्रतीत होता है। ये भी आपने क्लियर कर लिया? हाँ भाई, आपने ये समझ लिया। आगे बढ़े आगे। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ तक। इसी के साथ क्या होगा भाई, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब प्रश्नावली जब हम कराएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो भी बचेंगे उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना? काफ़ी ज़्यादा बोल लिए थे, थक गए थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।